नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी दंगल लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से यह मामला निकलकर अब राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री के बीच जारी जंग की ओर मुड़ चुका है। तो वहीं सचिन पायलट गुट के 3 विधायकों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में लौट आने को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के दावे पर खुद पायलट गुट के सबसे वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने पलटवार किया। विधायक चौधरी एक वीडियो जारी कर सुरजेवाला के दावे को निराधार बता रहे हैं। तो वहीं सुरजेवाला के बयान को नकारते हुए उन्होंने कहा कि पायलट गुट का एक भी विधायक गहलोत के पक्ष में नहीं जाने वाला। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान गहलोत खेमे के विधायकों की हताशा को बयां करते हैं। सुरजेवाला इस तरह के बयान देकर विधायकों को दिलासा देने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, जो कि सफल नहीं होने वाला। आपको बता दें कि होटल फेयरमाउंट में गहलोत खेमे के विधायकों की एक सभा के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया था कि अगले 48 घंटे में सचिन पायलट गुट के 3 विधायक बगावत छोड़कर वापस गहलोत खेमे में लौट आएंगे। उधर गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई अब गहलोत बनाम राज्यपाल की होती दिखाई दे रही है और सियासी घमासान के बीच अब हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने की मांग की गई है। यह जनहित याचिका एडवोकेट शांतनु पारिक ने दायर की और इसमें केंद्र सरकार को भी पक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि एडवोकेट शांतनु का कहना है कि अगर सरकार कह रही है कि विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए तो फिर इस पर राज्यपाल सत्र बुलाने के लिए बाध्य हैं। तो वहीं इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज एक बार फिर कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और साथ ही साथ राजस्थान के इस सियासी घटनाक्रम में, जो कि राज्यपाल से होते हुए राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंच चुका है, इसके अंदर अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी उतर चुकी हैं। मायावती जी ने बयान दिया है कि पिछले चुनाव के समय भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इस प्रकार की कोशिश की गई थी बसपा के विधायकों को तोड़ने की। उस समय हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब की बार हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और हम भी सही वक्त का इंतजार कर रहे थे और अब हम भी हमारे 6 विधायकों के इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमने सुना कि रणदीप सुरजेवाला जी कह रहे हैं कि गहलोत गुट में शामिल होने के लिए पायलट गुट के 3 विधायक 48 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं रणदीप सुरजेवाला जी से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पायलट गुट के अंदर जो भी 19 विधायक है, 19 के 19 एकजुट है, उसमें से एक भी विधायक इधर उधर होने वाला नहीं है। गहलोत खेमे में जो बाड़ाबंदी में विधायक बैठे हैं, उन विधायकों में हताशा है। उस हताशा को रोकने के लिए, उन विधायकों को दिलासा दिलाने के लिए इस तरह का सुरजेवाला जी बयान दे रहे हैं। वहाँ पर 10 से 15 विधायक आज भी हमसे संपर्क कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि जो ही बाड़ाबंदी हटी हम यहाँ से भाग निकलेंगे, सचिन पायलट जिंदाबाद आ जाएंगे। पर अब वो आज अगर गहलोत बाड़ाबंदी खोल दे और 2 दिन के बाद में फिर दोबारा बाड़ाबंदी करे, कितने विधायक उनको मिलेंगे, ये बात स्पष्ट हो जाए। इसलिए इस हताशा को मिटाने के लिए इस प्रकार का बयान दिया जा रहा है। जब राज्यसभा के चुनाव थे तब सुरजेवाला जी वहाँ आए थे, तब भी मैंने उनको कहा था विधायकों में बहुत बड़ा भारी असंतोष है, विधायक वर्तमान नेतृत्व से नाराज है, राजस्थान के नेतृत्व से। इसलिए जब नेतृत्व परिवर्तन होगा तो ही जाके ये विधानसभा में शांति होगी, नहीं तो कुछ भी कदम उठा सकते हैं। तो बता दें कि राजस्थान की सियासत राजस्थान के मौसम की तरह ही अब अपने गर्म तेवर दिखा रही है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लगातार ये लड़ाई बढ़ती जा रही है और अब राज्यपाल ने भी 21 दिन का समय दे दिया है। राज्यपाल कलराज मिश्र जी का कहना है कि अगर साधारण परिस्थितियां होती तो बिल्कुल जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है वो बात बिल्कुल सच है। कैबिनेट के फैसले के हिसाब से विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है, राज्यपाल इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये खुद राज्यपाल कलराज मिश्र कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस समय साधारण परिस्थितियां नहीं है, इस समय पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है, इसीलिए इसे साधारण परिस्थिति नहीं कही जा सकता। ये आपात स्थिति है और आपात स्थिति में राज्यपाल का हक है कि वो राज्य की जनता के हित को देखते हुए फैसले ले सकते हैं। तो ये तो रही राज्यपाल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच का जो आपसी द्वंद्व चल रहा है, जिसे
अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रपति तक ले जाने के मूड में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वो तीसरी बार फिर राज्यपाल के पास में जा सकते हैं विधानसभा सत्र को बुलाने के लिए। खैर, लेकिन राज्यपाल के द्वारा 21 दिन का समय देने के बाद में कहीं ना कहीं अब जो पायलट खेमा है उसको भी और समय मिल गया है अपनी तैयारियों को और दुरुस्त करने का। लेकिन जहां तक हम इस सियासी संग्राम को देख रहे हैं वहां पर इस समय कभी मुख्यमंत्री गहलोत और उनका खेमा एक कदम आगे बढ़ता है, कभी सचिन पायलट और उनका खेमा एक कदम आगे बढ़ता है। वहीं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से हमारे सहयोगी लोकेश नागर हमारे साथ में है। लोकेश, जिस प्रकार से राजस्थान की राजनीति का जो सियासी घटनाक्रम है लगातार अपने नए रंग दिखा रहा है, वहीं अब इस सियासी लड़ाई में बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब डायरेक्ट कूद चुकी है। हालांकि बहुत दिनों से वो भी ट्विटर के जरिए वो बयान अपने दे रही थी, साथ ही साथ उन्होंने कई मौकों पर कहा है, जब से ये सियासी घटनाक्रम शुरू हुआ है उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही वो दे रही थी। लेकिन आज भी उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम सही मौके का इंतजार कर रहे थे और हम भी हमारे विधायकों के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। क्या कहेंगे लोकेश इस पर? उमंग, निश्चित रूप से राजस्थान में जो सियासी दंगल चल रहा है उसमें लगातार नए नए अपडेट हमारे सामने आ रहे हैं। कल देर रात पायलट कैंप के विधायकों ने सुरजेवाला पर भी निशाना साधा था और हेमाराम चौधरी ने एक बयान देते हुए कहा था कि राजस्थान में जो विधायक हैं, तमाम पायलट कैंप के जो विधायक हैं वो एकजुट हैं और पायलट के नेतृत्व में इस जंग को लड़ने के मूड में। कहीं ना कहीं एक बात की जा रही थी, कांग्रेस में जो अंतर्कलह है उसे बातचीत से सुलझाया जाएगा। लेकिन जिस तरह पायलट कैंप के जो विधायक है उनका जो रुख नज़र आ रहा है वो ये तय कर रहा है कि आने वाले दिनों में और घटनाक्रम सामने आने वाले हैं और ये लड़ाई और लंबी चलने वाली है। बात की जाए, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं और एक नया संशोधित जो प्रस्ताव है, क्योंकि कल राज्यपाल के यहाँ से पुनः उस मांग को लौटा दिया गया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ये कहा गया था कोरोना काल में किस प्रकार आप सदन बुलाना चाह रहे हैं और किन मांगों को लेकर होगा। क्योंकि फ्लोर टेस्ट की बात की जा रही थी तो राज्यपाल ने ये स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा कि यदि फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए जो तमाम नियम कायदे कानून हैं उनको उपयोग में लाना आवश्यक है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहकर सदन नहीं बुलाना चाह रहे कि हम फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं, वो कोरोना को लेकर कुछ विधेयक उसमें रखना चाहते हैं और उसमें ये तय करना चाहते हैं, क्योंकि जब पार्टी विधानसभा सत्र बुलाएगी तो उससे पहले विधायक दल की बैठक करेगी और व्हीप जारी करेगी और विधायकों पर कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की रणनीति है। यदि वो व्हीप का उल्लंघन करते हैं तो उनकी विधानसभा से जो सदस्यता है वो चली जाएगी और नए सिरे से उनकी नोटिस की जो प्रक्रिया है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई जा पहुंची थी, वो एक नए सिरे से शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं अब राजस्थान में नज़र सचिन पायलट कैंप पर है। सचिन पायलट कैंप के जो विधायक हैं उन्होंने दावा किया कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बाड़ेबंदी है उसमें हमारे 15 और विधायक संपर्क में और उनकी नेतृत्व से नाराजगी है। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के 6 विधायक पिछले कार्यकाल में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में 6 विधायक पायलट कैंप में मौजूद हैं। मुरारीलाल मीणा वो बीएसपी से कांग्रेस में आए थे, उनके नेतृत्व में पिछली बार ये सब बीएसपी के जो विधायक थे उनका विलय राजस्थान में हुआ था, लेकिन उस समय बीएसपी कुछ नहीं कर पाई थी और आज मौका और दस्तूर है। कांग्रेस में ही बगावत के सुर खड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक दल बीएसपी और बीजेपी दोनों इसमें अवसर ढूंढ रहे थे और बीएसपी को एक बड़ा अवसर मिला है राजस्थान सरकार को घेरने और अपने उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। तो कहीं ना कहीं अब एक नया रंग और नजर आएगा। कहीं ना कहीं गहलोत साहब की मुश्किलें कुछ और बढ़ सकती हैं यदि सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जाती है और 6 विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का निर्णय करता है तो कहीं ना कहीं और मुश्किलें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बढ़ सकती है। जी, बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर कर दिया है। जी, निश्चित रूप से मायावती जी और बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं राजस्थान में उनके मन में एक टीस रही है। जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीएसपी अभी ने सभी जो विधानसभा क्षेत्रों में जहां बीएसपी अपना प्रभाव रखती है, अपने कैंडिडेट लड़ाती है और आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में बीएसपी का राजस्थान में बड़ा ग्राफ बढ़ा है। वोट का जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ा है। बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां भले ही बीएसपी के टिकट पर उम्मीदवार जीत नहीं पाए लेकिन अच्छी मतदाताओं की एक संख्या उन्हें मिली और कहीं सेकंड और कहीं थर्ड नंबर पर वो रहे। जो जीतने वाले विधायक होते हैं वो लगातार सत्ता
में उतनी उनकी हिस्सेदारी नहीं होती, क्योंकि 6, 7, 8, 10 विधायक जिस भी पार्टी के होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास को लेकर काफ़ी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में सत्ता समन्वय बैठाने के लिए उनको सत्ताधारी दल के साथ समन्वय बैठाना पड़ता है। इसी को लेकर दोनों बार, पिछले कार्यकाल में भी और इस बार भी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन बीएसपी के जो विधायक हैं इनको साधा और तमाम बड़े मंत्री पद दिए गए। इसी बात को लेकर पायलट और गहलोत के बीच भी लड़ाई थी। सचिन पायलट चाह रहे थे जो कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए हैं कर्मठ विधायक, उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार मौका दिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को जानते थे, कहीं ना कहीं बीएसपी के 6 विधायक हैं, सरकार को मजबूत करने के लिए इन्हें मंत्री पद भी देना पड़ेगा और सरकार के साथ जोड़ने के लिए जैसे बिल्कुल। लोकेश माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। अर्चना जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, इस समय जो राजस्थान में सियासी घमासान चल रहा है, अब उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती भी कूद चुकी हैं और जो आरोप सचिन पायलट जी और उनके साथ में जो 18, 19 या जितने भी विधायकों की संख्या वो बता रहे हैं उनके ऊपर लगे थे, वही आरोप अब बसपा सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर लगा दिए। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अब ये सियासत है और मायावती जी को अब भाजपा भाने लगी है जी, तो इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। जबकि जो बसपा के विधायक है राजस्थान में, उन्होंने पूरी पार्टी का विलय किया है और वो कोई असंवैधानिक नहीं है जी। और मैं समझती हूँ कि इस तरह के उद्गार जो व्यक्त किए जा रहे हैं उसका कारण है कि यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार है और भाजपा उसको गिराना चाहती है। तो ये कवायद है जो कभी सफल नहीं। बिल्कुल अर्चना जी, लेकिन जो तमाम दावे मुख्यमंत्री गहलोत जी, रणदीप सुरजेवाला जी उनकी तरफ से किए गए, कल तो एक बहुत बड़ा दावा उन्होंने करा कि 48 घंटे में 3 विधायक आ जाएंगे और तुरंत ही उसका पलटवार भी हो गया हेमाराम चौधरी जी द्वारा कि अगर मुख्यमंत्री जी सिर्फ 2 दिन के लिए बाड़ेबंदी खोल दें तो उन्हें भी पता पड़ जाएगा कि कितने विधायक कहां से कहां जा रहे हैं। अब देखिए, हेमाराम जी बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और मुझे नहीं लगता है कि इस उम्र में उनको पार्टी से कोई बगावत नहीं करनी चाहिए जी। और ये तो पार्टी के विधायकों का निर्णय होता है कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में अगर उनकी नाराजगी है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर उनको बोलना चाहिए। इस तरह के बगावती सुर उन जैसे कद के नेता को शोभा नहीं देते। बिल्कुल अर्चना जी, लेकिन एक बात यहाँ पर बार बार कही जा रही है, खुद सचिन पायलट जी सोशल मीडिया के माध्यम से कह चुके हैं, सचिन पायलट खेमे में जितने भी विधायक हैं सबके अलग अलग समय पे बयान आया, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, हम अभी भी कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं और मुख्यमंत्री गहलोत के प्रति उनका सम्मान आज भी है, लेकिन हम प्रेजेंट जो नेतृत्व है हम उससे नाराज हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्यसभा चुनावों के समय हमने सुरजेवाला जी को इस बारे में अवगत कराया था, लेकिन उस समय हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो आला कमान है, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, क्या ऐसा लगता है कि उन्होंने इस बात को गंभीरता से उस समय नहीं लिया? देखिए, आप अपनी बात रख सकते हैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे जी, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि आपकी बात को माना ही जाएगा। पार्टी जो होती है कलेक्टिव आइडियोलॉजी होती है, उसमें सबको अकोमोडेट करना पड़ता है। आपकी बात सुनी जाए इसको सुनिश्चित करते हैं, लेकिन निर्णय जो है कंसेंसस का होता है। तो अगर 18 लोग कोई मुद्दा लेकर खड़े हैं और दूसरी तरफ 100 से ज्यादा लोग दूसरी बात को कह रहे हैं, तो कोई भी रैशनल आदमी समझ सकता है कि 100 लोगों का जो बहुमत है उसकी बात मानी जाएगी। जी बिल्कुल अर्चना जी, और यहाँ पर जो राज्यपाल के ऊपर भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं, राज्यपाल भी अपने आप में एक संवैधानिक पद है, क्या उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाना सही है? उनका संवैधानिक पद है, उनका मान सम्मान है पूरा, लेकिन ऐसा लगे कि वो भाजपा की जो लाइन है उसको ही पीट रहे हैं जी, या फिर यूं कह दिया जाए कि उनका जो फसाड है उसके पीछे जो लग रहा है उसमें कई पार्टीशन इंटेंशन है जी। तो ये लोकतंत्र है, इसमें अपनी आवाज को रखना और उस बात को उजागर करना हर किसी का दायित्व है। बिल्कुल अर्चना जी, साथ ही साथ राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के तमाम लोग जो बात कह रहे हैं कि कैबिनेट अगर तय कर ले तो विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ेगा, वो उस चीज को मान रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो चीज है ये लागू होती है जब राज्य में साधारण परिस्थितियां हो। इस समय राज्य में आपात परिस्थिति और इसमें मेरे को न सिर्फ जनता की बल्कि जो भी माननीय विधायक हैं, जो विधानसभा में कर्मचारी हैं, उनकी भी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। बोले मैं इसीलिए मना कर रहा हूं और इसीलिए मैं उनसे पूछ रहा हूं कि आप किस प्रकार से विधानसभा में व्यवस्थाएं बटाएंगे, आप ये बता दीजिए और बुला लीजिए विधानसभा का सत्र। देखिए, कोई राजस्थान अनोखा राज्य नहीं जहाँ पर विधानसभा आउट हो रही है। पुडुचेरी में हो चुकी है, असम में होने वाली है और राखी के बाद बिहार में भी होगी।
और जब नारा ही आ चुका है पूरे वैश्विक तौर पर कि कोरोना के साथ जीना होगा, तो ऐसे में व्यवस्थाएं तो करनी ही होंगी ना हर चीज के संचालन की। विधानसभा का पटल, उसका संचालन होना ये बेहद जरूरी है, क्योंकि वहीं से गवर्नेंस होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई इफ एंड बट है कि विधानसभा सत्र आउट होना चाहिए। और फिर जब कैबिनेट ने 3 बार प्रस्ताव भेज दिया तो उसके क्वेरीज पूछना कोई औचित्यपूर्ण नहीं लगता मुझे। बिल्कुल अर्चना जी, हमारे साथ में हमारे सहयोगी लोकेश नागर भी साथ में मौजूद हैं। लोकेश, आप कुछ पूछना चाहेंगे अर्चना जी से? मैं अर्चना जी, राजस्थान की जनता का एक सवाल है। पूरे प्रदेश की जनता इस समय कोरोना काल में त्रस्त है। नहीं लगता राजस्थान में नेतृत्व को इस बात को बैठकर सुलझाना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति तक ये मसला पहुंच गया। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो स्टैंड लेकर, क्योंकि बुजुर्ग नेताओं की फौज है और पायलट लंबे समय कांग्रेस का हिस्सा रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे और दावा कर रहे हैं मानेसर में बैठकर मैं आज भी कांग्रेसी हूँ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अंदरूनी जो कला है उसको मिटाने के लिए बड़े नेता, क्योंकि राहुल गांधी के बड़े नज़दीक रहे, अभी तक सचिन पायलट और राहुल गांधी की इस पूरे मसले में मुलाकात नहीं हुई। क्या कारण है इसके? ये अंध महत्वाकांक्षा की परिणति है। सचिन जी के लिए मान सम्मान की कोई कमी नहीं है, पार्टी में न थी कभी, लेकिन उनको बहुत कुछ दिया पर उन्हें सब कुछ चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। अवसरवादिता की परिचायक भारतीय जनता पार्टी है और अंध महत्वाकांक्षा के परिचायक वो है। दोनों का सम्मिश्रण होने से आज दुविधा हुई है, लेकिन पार्टी में सबको अकोमोडेट करना पड़ता है, सबकी बात सुननी पड़ती है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके पास थी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उसके अलावा डेप्यूटी सीएम विद 5 पोर्टफोलियो से। और उनकी शुरुआत जहाँ ही वालों की राजनीतिक यात्रा खत्म होती है, तो उनको ये समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि पार्टी हित में उनको अभी भी अपने फैसले को वापस लेके पार्टी के पक्ष पे बात करनी चाहिए। अर्चना जी, लेकिन वो पार्टी के पक्ष में ही बात कर रहे हैं, पार्टी के खिलाफ तो वो बोल ही नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि मैंने 6 साल राज्य में जगह जगह मैंने दौरे किए हैं, यात्राएं की हैं, लोगों से मैं मिला हूं और मैंने, ना सिर्फ मैंने बल्कि कांग्रेस के हर व्यक्ति ने, हर निष्ठावान कार्यकर्ता ने जनता से, गरीब जनता से, मजदूरों से, बेरोजगारों से वायदे किए थे और 1.5 साल होने को आए, वो वायदे पूरे नहीं हो रहे। मुख्यमंत्री मेरे से इस बारे में बात भी नहीं करते और मैं अगर इस बात को बोलता हूं तो वो उसको नजरअंदाज कर देते। तो ऐसे में मैंने और मेरे कार्यकर्ताओं ने और कांग्रेस के अन्य जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो वादे किए, क्या वो वादे सिर्फ चुनावी वादे होकर रह जाएंगे? इस बात की नाराजगी उन्होंने जताई। लेकिन मैंने भी उनके साथ 6 साल काम किया है और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस सरकार यथासंभव जनता की सहायता कर रही है। कोरोना के दौरान जो तत्परता के साथ गरीब जनता के खातों में पैसा पहुंचा है, इसके अलावा जो राहत सामग्री पहुंचाई गई है, राशन पहुंचाई, मैं समझती हूँ बेमिसाल है पूरे भारत में। तो प्रधानमंत्री ने इसको एंडोर्स किया है। तो इस वैश्विक आपदा के दौर में एक और आपदा को पैदा करना और सियासी संकट को अंजाम देना, मैं समझती हूँ किसी भी समर्पित कार्यकर्ता के लिए किसी पार्टी के उचित नहीं है। बिल्कुल अर्चना जी, क्या आपको नहीं लगता कि अभी सभी लोग सचिन पायलट जी के लिए बोल रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री गहलोत को भी और आला कमान को भी ये चीज़ बोलनी चाहिए कि ठीक है, वो युवा है, युवा जोश है, 6 साल उन्होंने भी मेहनत करी है, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मेहनत करी, तो आप ही बड़प्पन दिखा दीजिए। आप उन्हें क्योंकि कई बार आप कह चुके हैं कि अगर वो वापस आ जाए तो मैं उन्हें गले लगा लूंगा। ठीक है, उन्हें बुलाइए, गले लगा लीजिए और आप केंद्र में चले जाइए, उनकी बात मान लीजिए, आप बड़प्पन दिखा दीजिए। देखिए, ऐसे तो फिर हर व्यक्ति अपनी मांग रखना शुरू कर देगा। आपको ये समझना पड़ेगा, पार्टी में कोई सचिन जी ने काम नहीं किया, सबने काम किया। हमने भी 20-20 घंटे काम किया, हर कार्यकर्ता ने खून पसीना बहाया। हर आदमी का अपना स्थान होता है सुनिश्चित। अब इससे पहले बहुत प्रदेश अध्यक्ष बने, उनका कंट्रीब्यूशन कम नहीं है जी। तो मैं समझती हूँ कि ये जिद नहीं होनी चाहिए और उनके पास तो बहुत बड़ा समय, अभी आयु कितनी है जी। तो मुझे लगता है कि समझदारी उनको भी दिखानी होगी और उनको पार्टी के प्रति अपने समर्पण को भी स्पष्ट करना होगा। बिल्कुल अर्चना जी, हालांकि एक आखिरी सवाल आपसे बस ये था कि इस पूरे सियासी संकट के बीच में सबसे ज्यादा जो इस समय परेशान है वो राजस्थान की जनता है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान न सिर्फ देश में बल्कि विश्व में अग्रणी नंबर पर आया था कोरोना संक्रमण का इलाज करने में। भीलवाड़ा मॉडल की लोग आज भी बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना के संक्रमण को साइडलाइन कर दिया गया है और जनता की ओर इस बाबत ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी और कब जनता को इस सियासी ड्रामे से मुक्ति मिलेगी और जो असल जो मुद्दे हैं उन पर बात की जाएगी? देखिए, ये प्रश्न आपको भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से चर्चा करनी चाहिए।
क्योंकि हम अपने स्तर पर कोई कोताही नहीं बरत रहे, लेकिन हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त का काम किया जाएगा, उनको धमकी दी जाएगी, एजेंसी का दुरुपयोग किया जाएगा, अपने आप ही सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाएगा। इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी निरंतर कोरोना को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं प्रशासन को, कहीं कोई कोताही नहीं बढ़ती जा रही तो केंद्र के स्तर पर, जहाँ सहयोगात्मक रवैया नहीं। जी बिल्कुल अर्चना जी, आप हमारे साथ में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। माथुर जी, देखिए जो सवाल है संविधान के, बहुत सारे सवाल अभी इस समय राजस्थान में उठ खड़े हुए हैं जी। सबसे जो ताजा जो मामला, जो मायावती जी का बयान है, उन्होंने दल बदल के व्याख्या को उनके बयान के संदर्भ में हम लोग जरूर देखता हूँ जी। देखिए, सबसे पहले 52वां संविधान संशोधन होता है 1985 में दल बदल को, उसमें प्रावधान था कि किसी भी चाहे वो संसद समूह हो या विधायकों का समूह हो, वो अगर उससे 1/3 लोग अलग होते हैं तो वो अलग अपना समूह पृथक्करण कर सकते हैं जी। लेकिन उस समय उसकी काफी आलोचना हुई कि अगर कोई एक एक करके कोई अलग होना चाहे तो उसके लिए अलग होने का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर 1/3 हो जाए तो प्रावधान है जी। इन्हीं सब आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए 2003 में एक तरह से 91 संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन रखा गया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, जो 2003 में। और अब वर्तमान में प्रावधान क्या है? वर्तमान में सीधा प्रावधान है कि 2/3 सदस्य किसी भी दल में अगर चाहें तो दूसरे दल में विलय करा सकते हैं जी। तो अब देखिए, जो मायावती जी कह रही हैं कि वो असंवैधानिक है, ये तथ्य तो गलत है जी। अनैतिक है, ये जरूर हम लोग कह सकते हैं, अनैतिक है जी। लेकिन वो असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि अगर 6 विधायक थे और 6 के 6 विधायक अगर दूसरे पार्टी में चले गए तो संविधान इसके विलय की पूर्ण अनुमति देता है। तो इसलिए ये प्रक्रिया असंवैधानिक, इसको हम लोग कहीं से भी नहीं कर सकते। मायावती जी कह रही हैं कि जब भी विलय होता है तो पूरे पार्टी का, एक तरह से पार्टी का ही पूरा विलय होता है, तो ये चीज सही नहीं है। विलय के बारे में जो संविधान में प्रावधान है, पूरे पार्टी से संबंध है उसका नहीं है। उसका मतलब है कोई भी जो किसी भी, मान लीजिए विधानसभा है तो वहां पे विधानसभा में उसके अंदर कितने सदस्य हैं, वो जो विधायक समूह है, या फिर अगर हम लोग लोकसभा में बात करें तो जो सांसदों का जो समूह है किसी पार्टी का, वो उसके फ्रैक्शन को लेके बातचीत है जी। जो मायावती जी की चिंता है, उस चिंता को लेके हम लोग लगातार अखबारों में लिखते हैं, सब कुछ करते हैं कि वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की केंद्र में सरकार है माथुर जी, उनको अब ये चाहिए कि इस समय जो वर्तमान में जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो कमजोर पड़ चुका है। अब इसमें इस्तीफा जैसे नए प्रणालियों की खोज कर ली गई है, जैसा हम लोग मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, जैसा दूसरे और जगहों पे देख रहे हैं, या तो फिर आपके पूरे समूह का भी दूसरे में विलय करा दिया जाता है। तो ये वर्तमान में जो अस्तित्व में जो संविधान संशोधन है, जो अभी अस्तित्व में संविधान है, वो उसका उल्लंघन नहीं है। बिल्कुल राहुल जी, तो फिर क्या हम ये मान सकते हैं कि मायावती जी की तरफ से और जो राजस्थान में बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से जो चीज कही जा रही है वर्तमान कांग्रेस सरकार के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक पैंतरा किया जा रहा है? बिल्कुल एक राजनीतिक पैंतरेबाजी है माथुर जी, इसलिए क्योंकि हमारे विचार से मायावती जी को यह डिमांड करनी चाहिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ कमजोर हो चुका है जी, और आप उसको मजबूत करें। यानी इस तरह के दल बदल का कोई प्रावधान होना नहीं चाहिए, उसको सख्ती और बढ़ाया जाए उसको। तो अगर वो जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रही है, इससे ज्यादा बेहतर हो कि एंटी डिफेक्शन लॉ को और मजबूत करने के लिए वो मांग अगर केंद्र से करें तो उसके परिणाम दिखेंगे। नहीं तो ये बयान पूर्णतः केवल राजनीतिक बयानबाजी ही रह जाएगा। हाँ, नैतिक आरोप लगा सकती हैं वो, क्योंकि इसमें नैतिकता के मापदंडों का जरूर उल्लंघन है अगर कोई भी पार्टी इधर से उधर हो रहा है। लेकिन चूंकि जो कार्रवाई या जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो वर्तमान में संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके अनुसार चलती हैं। बिल्कुल, मतलब हम ये मान सकते हैं राहुल जी कि इस समय जो राजस्थान की सियासत की जो दाल है, मायावती जी सिर्फ और सिर्फ उसमें तड़का लगाने का काम कर रही हैं। बिल्कुल, वो केवल तड़का लगा रही नहीं। तो आप बता दीजिए माथुर जी की जब उनके सारे विधायकों का विलय हो चुका है तो आखिर वो व्हिप कहाँ लागू होगा, किसके ऊपर लागू होगा? तो वो व्हिप भी जो है कि वो उसका कोई महत्व नहीं है उस व्हिप का। हाँ, ये जरूर हो सकता है इसमें, क्योंकि देखिए पूरे मामले में एक जो पूरा घटनाक्रम घटा है उसमें समय लेने का जरूर प्रयास कर रहा है पायलट खेमा या बीजेपी वाला जो खेमा है, वो समय जरूर लेने का प्रयास कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने जो है कि इसको हाईकोर्ट में इस मामले को लिया, तो हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हो सकता है कि अब इनके तरफ से भी जाए, कुछ सुनवाई होकर मामला खारिज हो जाए, तो उसमें कुछ समय जरूर जा सकता है, लेकिन इसका कोई रिजल्ट कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो संविधान संशोधन के उन्होंने जो वर्तमान नियम है उसका उनके बयान से कोई मतलब नहीं है उसका।
बिल्कुल राहुल जी, ये तो रही बीएसपी के जो 6 विधायक कांग्रेस में जो शामिल हुए उनकी बात और मायावती जी की बात। लेकिन अगर एक आखिरी सवाल राहुल जी आपसे ये है कि अब सीपी जोशी साहब ने भी अपनी याचिका वापस ले ली है, हाई कोर्ट में भी ये मामला लगभग खत्म हो चुका है, तो अब आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके खेमे के पास में आपको क्या लगता है, संविधान के हिसाब से अब आगे क्या कुछ उनके पास में दाव रह जाते हैं जो वो सचिन पायलट जी या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कहें जो वो बीजेपी पर भी आजमा सकते हैं? देखिए, उनके पास विकल्प यही है, क्योंकि देखिए अभी जिस समय 2016 का जो अरुणाचल प्रदेश का कोर्ट का डिसीजन था, उस समय 5 सदस्यीय संविधान पीठ का, कि अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहते हैं तो राज्यपाल इसमें टाल नहीं सकते हैं जी। तो अब राज्यपाल 21 दिन के जो है कि बीच का जो है कि वो लगा रहे हैं कि नोटिस का पीरियड होना चाहिए, लेकिन अगर मूल व्यवस्था के तहत चलें तो उस प्रकार के किसी नोटिस को देने का भी अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, राज्यपाल कुछ शर्तों को लगा रहे हैं, तो जो स्थितियां दिख रही हैं कि वो 21 दिन से पहले जो है कि वो अगर ये लोग कोर्ट जाने से कांग्रेस बच रही है इसमें, तो उनको लग रहा है कि वहां पे मामला और उलझ जाता है, तो ऐसे स्थिति में उनके लिए यही विकल्प है कि वो अपने विधायकों को अगले 21 दिनों तक, जब तक विधानसभा का सत्र शुरू नहीं होता है, वो उनको एकजुट रखें, क्योंकि देखिए इस मामले का अंतिम समाधान राजभवन में परेड भी नहीं है ना दूसरे कोई जगह है। 1994 के ऐसा बम्बई केस से स्पष्ट है कि अगर बहुमत को लेकर कोई भी समस्या होगी तो फ्लोर टेस्ट ही उसका अंतिम समाधान है जी। बिल्कुल राहुल जी, लेकिन जिस प्रकार से राज्यपाल के ऊपर भी अब आरोप लगने शुरू हो चुके हैं, तो वहीं राज्यपाल तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं वो चीज मैं मान रहा हूं, लेकिन वो लागू होती है साधारण परिस्थितियों में, ये आपात परिस्थिति है, और इसीलिए मेरे को ना सिर्फ राज्य की जनता का ख्याल रखना है, बल्कि मेरे को जो माननीय विधायक उस विधानसभा में आएंगे, जो विधानसभा के 1000 से भी ज्यादा जो कर्मचारी हैं, कोरोना का देखते हुए उनका भी मेरे को ध्यान रखना जरूरी है, वो इस बात का हवाला दे रहे। क्या आपको लगता है कि यहां पर राज्यपाल कहीं गलत है? देखिए, कोरोना को लेकर सावधानी बरत रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जी इस मामले पे अगर वो संतुष्ट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जी। लेकिन कोरोना को लेके हम लोग विधानसभा के सत्र को नहीं डाल सकते, क्योंकि इसी समय जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ अभी भी पुदुचेरी विधानसभा सत्र भी चल रहा है, अब अगले कुछ दिनों में त्रिपुरा विधानसभा सत्र भी चलेगा जी। हो सकता है कुछ दिनों में हम लोग संसद का मानसून सेशन भी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 6 महीने से ज्यादा आप समय नहीं रह सकते, वो हमारी उसमें भी संवैधानिक बाध्यता है, चाहे वो संसद हो या विधानसभाएं हो, मैक्सिमम 6 महीने के भीतर उनको फिर से जो है उनका सत्र होना आवश्यक ही होता है जी। तो ऐसे स्थिति में ये वो निर्देश दे रहा है, लेकिन जो 21 दिन का नोटिस का निर्णय है ये भी एक तरह से जो तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 जरूर जो है कि राज्य विधानमंडल के सत्र सत्रावसान इन सबों को राज्यपाल इस तरह के निर्णय लेते हैं, लेकिन राज्यपाल के जो निर्णय होते हैं वो स्वविवेक के निर्णय नहीं होते हैं। आर्टिकल 163 स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्यपाल ऐसे निर्णयों को लेने के लिए मंत्री परिषद के अनुसार बाध्य होता है, और हमारे यहाँ पे देखिए 42वां संविधान संशोधन में तो ये था कि पहला बार जो मंत्रिमंडल प्रस्ताव भेजेगा उसको राज्यपाल या केंद्र में राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होंगे, लेकिन अब 44 संविधान संशोधन के बाद माथुर जी अब ये प्रावधान है कि अगर दूसरा बार प्रस्ताव दिया जा रहा है तो वो राज्य में राज्यपाल के लिए और केंद्र में राष्ट्रपति के लिए वो प्रस्ताव बाध्यकारी होता है जी। बिल्कुल राहुल जी, तो क्या मतलब अभी हम ये चीज मान सकते हैं कि अभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगर चाहे तो अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के पास उन्होंने जाने की बात कही है, वहां से भी अगर समाधान नहीं होता है, तो क्या कोर्ट का रास्ता अभी भी खुला हुआ है राजस्थान सरकार के लिए? नहीं, बिल्कुल कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि जो राज्यपाल की जो संपूर्ण कार्रवाई है वो संविधान के दायरे से बढ़ के है वो कार्रवाई, और खुद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के निर्णयों से भी बढ़ के, तो वो कोर्ट जा सकते हैं जी। लेकिन अभी जो कांग्रेस की रणनीति दिख रही है कि कांग्रेस इस समय कोर्ट जाने से बच रही है, और वो इसको संवैधानिक लड़ाई बनाने से ज्यादा इसको एक राजनीतिक लड़ाई बनाना चाहती है वो इसको, क्योंकि वो धरना प्रदर्शन तमाम तरह की चीजों को जोड़ रही है। तो देखिए गहलोत साहब को भी राजनीति करनी है इसमें जी। तो जो मुझे लग रहा है कि समय दोनों ही पक्ष लेना चाह रहे हैं जी। एक पक्ष ये कहकर कि जल्दी सत्र बुलाया जाए, दूसरा पक्ष ये कहकर कि नहीं ठीक है तो अभी तुरंत नहीं बुलाया जा सकता, तो ये एक नूरा कुश्ती ऐसी जिसमें दिखाया कुछ और जा रहा है और अंदर की हकीकत कुछ और भी, अंदर की हकीकत कुछ और बयां करती है। बिल्कुल राहुल जी, आपने सही कहा, यही कुछ सब कुछ शायद राजस्थान की सियासत में भी चल रहा है कि ऊपर से कुछ और अंदर बहुत कुछ चल रहा है। खैर राहुल जी, आप हमारे साथ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लखनऊ से हमारे प्रमुख संवाददाता मनीष श्रीवास्तव भी हमारे साथ लाइव जुड़े, चर्चा के बाद उनसे भी बातचीत करेंगे।